दूसरा सेक्शन यहाँ से है। ये क्वेश्चंस न्यू है जो आज लेकर आए हैं आपके लिए। ये देखिए कब पूछा गया है, तो बीपीएससी ने पूछा है अभी हाल ही में, कब 2022 में। क्या पूछा है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े चंद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो बेटे हुए करते थे। समुद्रगुप्त का दो बेटा था, कौन कौन? एक का था रामगुप्त और दूसरा था चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्ता और ये था रामगुप्ता। क्या हुआ कि ये समुद्रगुप्त की जब समुद्रगुप्त का मृत्यु हो गया तो जो इसका बड़ा बेटा था रामगुप्त, उसको उत्तराधिकारी के तौर पर उसको सत्ता सौंपा गया। लेकिन जब इसके ऊपर शकों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो छोटा भाई देख रहा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चूँकि रामगुप्त उस तरीके से सही सक्षम, यानी कि उसके खिलाफ लड़ाई इन्होंने सही से नहीं लड़ पाया और वो उसके समक्ष ही कमज़ोर पड़ने लगे, इसलिए, और वो सत्ता भी नहीं छोड़ना चाहते थे, कौन? रामगुप्त। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? रामगुप्त की हत्या कर दिया। और इनकी वाइफ था ध्रुवी देवी। क्या नाम था? ध्रुवी देवी। उनसे इन्होंने शादी कर लिया और उन्होंने शकों से लड़ाई किया और उसके बाद अपने भाई की हत्या कर दी। ठीक है, समझ गए? चलिए, यहाँ पे आपसे यही पूछा था कि बड़े भाई की हत्या कर, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके इन्होंने गद्दी पे बैठा था, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अगला यहाँ पे देखिए, कुछ ये पॉइंट है जो एनसीईआरटी से लिया गया हुआ है और इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है। त्रिपिटक, सबसे पहले आपको बताना है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। जब सर्वाधिक महत्वपूर्ण बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग? यानी कि जो त्रिपिटक 3 भाग, जब महात्मा बुद्ध यानी कि 483 बीसी में, कब? 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण, जिसे मृत्यु हो गया, शरीर त्याग दिया उन्होंने, तो त्रिपिटक यानी कि 3 किताबों की रचना की, जिसे त्रिपिटक गया। पहला जो पिटक था वो विनय पिटक से नाम जाना जाता था। इस विनय पिटक में संघ संबंधी जो संघ, नियम और आचार शिक्षाएं थी वो सारे विनय पिटक में थे। यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि बौद्ध यानी कि कौन से पिटक में नियम और शिक्षाएं सम्मिलित थी? तो वो हो जाएगा विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक क्या है कि महात्मा बुद्ध के जो वचन थे, प्रवचन उन्होंने उपदेश दिए थे, वो सुत्त पिटक में है। और अगला हो जाएगा अभिधम्म पिटक, जिसमें कि दार्शनिक सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है। कहाँ पे? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चंस बन गए कि त्रिपिटक क्या है। तो विनय कहेगा त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कितने कौन कौन से 3 पिटक में है? विनय पिटक। विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के नियम, आचार और शिक्षाओं से है। सुत्त पिटक किससे है? तो महात्मा बुद्ध के जो वचन है, जो उन्होंने प्रवचन, जो उपदेश दिए थे, वो सुत्त पिटक में है। और अभिधम्म पिटक के बारे में बात करें तो दार्शनिक जो सिद्धांत है वो किस में है? अभिधम्म पिटक में। चलिए, अब पीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन इस पर पूछा है वो देख लेते हैं। कह रहे कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? हिंदू का, जैन का, बौद्ध का, पारसी का? तो जैन का तो नहीं होगा, हिंदू का नहीं है, अभी हमने पढ़ा है, बौद्ध का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला में यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की बातों को मैंने छांट के लाया है। कह रहे पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश। अब देखिए मगध क्या है? वर्तमान में अभी जो मगध है वो बिहार था। पहले बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन सभी को मिला करके मगध शासन हुआ करता था। और कह रहा है कि मगध में जो पहला राजवंश थे वो कौन थे? बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगध पर शासन करने वाला पहला कौन था? तो हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, इस वंश के पहले राजा कौन थे? तो बृहद्रथ था। पुत्र जरासंध, और इसका जो बृहद्रथ का इसका जो पुत्र था जिसका नाम था क्या? जरासंध। जरासंध ने, जिसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। आपसे पूछेगा कि बताओ कि सबसे पहले मगध का शासक कौन था? बृहद्रथ हो जाएगा। आपसे पूछेगा तो सबसे पहले राजधानी, मगध का राजधानी राजगिरी कौन लाया? तो हो जाएगा कौन? जरासंध। जरासंध किसके बेटे थे? तो ये हो जाएगा बृहद्रथ के। ठीक है, अगर मगध का प्रथम प्रतापी शासक की बात बोले, मगध का प्रतापी शासक, तो हो जाएगा कौन? बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। यह हर्यक वंश से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हर्यक वंश। इसकी मृत्यु 492 ईस्वी में हुई थी। अब कह इसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। ठीक है, इसके बाद कौन हुआ? अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने, अजातशत्रु का पुत्र था कौन? उदयन। इन्होंने राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया। तो यहाँ पे देखें, जो बृहद का बेटा था जयराम, इन्होंने अपना राजधानी, जिन्हें राजगीर से राजगीर बनाया, यानी कि बृहद्रथ के जरासंध ने राजगिरी अपना राजधानी बनाया। और उसके बाद अजातशत्रु के जो बेटा था उदयन, इन्होंने राजगिरी से पाटलिपुत्र को हस्तांतरित कर दिया। क्या? तो कैपिटल यानी कि राजधानी, जो वर्तमान अभी पटना है और अभी राजधानी है।
चलिए ठीक है। अब किस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा है कि बौद्ध में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई है। बौद्ध गया में, बौद्ध गया जो अभी कहाँ है, बिहार में, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर को, गौतम बुद्ध को। जी हाँ, गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा ये है प्रश्न, क्या है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो अभी हमने देखा कि जो बृहद्रथ थे उनका बेटा था जिसका नाम था राघवंश, और उन्होंने अपना राजधानी, मगध का राजधानी कहाँ किया था, राजगीर। फिर उसके बाद अजातशत्रु का बेटा हुआ जिसका नाम था उदयन, उन्होंने राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगला देख लीजिए। अगला यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी की पॉइंट है और वहाँ मैंने उठाया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मगध का शासक अजातशत्रु कौन है, मगध का शासक अजातशत्रु। इससे पहले कौन था, इससे अजातशत्रु से पहले कौन था, बिंबिसार। अब बिंबिसार से पहले कौन था, राघववंश। राघववंश से कौन से पहले था, जो था बृहद्रथ। ठीक है, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार। हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, अजातशत्रु का हत्या कर दिया किसने, बिंबिसार ने, और राजगद्दी पर बैठा। इसी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, इसकी हत्या भी इसके पुत्र, यानी कि इन्होंने, बिंबिसार ने अजातशत्रु का हत्या करके पिता का भी और अजातशत्रु का भी, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, हत्या कर दिया और उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठा। तो इसकी हत्या भी इसके पुत्र ने, उदयन ने कर दिया। किसने, उदयन। तो उदयन किसके पुत्र थे, बिंबिसार के। कौशांबी के वश राजा उदयन ने भी इसकी हत्या कर दी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु के क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश। अगला यहाँ पे देखा, अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछने से पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये देख लीजिए। कह रहे कि सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेस, किसने, 1837 में जेम्स प्रिंसेस नामक अंग्रेज विद्वान थे और इन्होंने अशोक के ब्राह्मणी लिपि का उत्वाचन किया। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के जो शिलालेख यानी कि लेख है किस लिपि में लिखे गए थे, तो वो हो जाएगा प्राकृत। क्या, प्राकृतिक। प्राकृत सबसे ज़्यादा इसी में था, लेकिन कुछ अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में थे। किसमें, ब्राह्मणी लिपि में भी थे, लेकिन जो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे कोई पढ़ा नहीं था, मतलब पढ़ ही नहीं पाया था कि ये कैसा अक्षर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने पढ़ा, प्रिंसेस, किसने, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा। कब पढ़ा, 1837 में पढ़ा। ठीक है, कौन थे, तो अंग्रेज विद्वान थे, किंतु उन्होंने लेखों के देवानिया पे एक पहचान सिंगल के राजा तिस से डाली और कलांदी तत्व प्रकाश में सिंधु, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। दिवांश मास की यह उपाधि अशोक के प्रयुक्त की गई और अंततः 1915 में, क्या, अंततः 1915 में कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम से भी पढ़ लिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है और बीपीएससी ने पूछा है। बीपीएससी ने देखिए यूपीपीसीएस में स्पेशल मेंस 2018 में पूछा है 48वां 52वां, यानी कि इसको 4 बार क्वेश्चन बनाया जा चुका है। तो आप बताइए कि ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अभी हमने देखा कि भैया ऐसा है कि अशोक के 2 शिलालेख में सबसे अशोक के बहुत सारे शिलालेख थे, जिसमें कि एक पहला तो ज़्यादातर शिलालेख जो है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में है, कुछ ब्राह्मणी में है। अब ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा नहीं गया था, लेकिन ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो वो था हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा जेम्स प्रिंसेस ने। कब, 1837 में। कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे, विद्वान थे, यानी पढ़े लिखे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या पूछा है। कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का विष्णुगुप्त नहीं, डेमोच, प्लिनी या फिर मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है आपसे कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को। तो आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में। करें इतिहासकार विंसेंट स्मिथ कौन थे, एक इतिहासकार थे जिसका नाम था विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना, उनकी एक पुस्तक था, कृति था जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, तो हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर, यानी कि खुश होकर के उन्होंने इसको क्या बताया, भारत का नेपोलियन। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, विंसेंट स्मिथ, और इन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों को देखकर भारत का नेपोलियन इन्होंने बोला है। ठीक है, समुद्रगुप्त की
वर्णन प्रयाग प्रस्तुति में मिलता है, यानी कि जो ये समुद्रगुप्त ने इन्होंने विजयी प्राप्त किया, इसकी लेख कहाँ है? प्रयाग प्रस्तुति में है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा हरिसेन। कौन? हरिसेन। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन गए कि प्रयाग प्रस्तुति के लेखक कौन है? हरिसेन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो विसेंट स्मिथ ने। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो विसेंट स्मिथ का। देखिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे कुछ पॉइंट है एनसीईआरटी से उठाया गया है और यहीं से क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, हर्षवर्धन के समय सर्वप्रथम घटना चीनी यात्री हैंसोंग, ठीक है, हैंसोंग। आपसे पूछा जाएगा कि चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसोंग भारत आया। भारत आगमन की है, इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों, यानी कि महात्मा बुद्ध के चरण चिन्ह थे द्वारा पवित्र कथाओं स्थानों देखने के लिए पवित्र बौद्ध ग्रंथों अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे, यानी कि उस दिनों में भारत में थे। और हैंसोंग ये चाहते थे कि हम भगवान बुद्ध की पद चिन्ह को हम देख लें और पवित्र बौद्ध जो ग्रंथ है उसको हम अध्ययन करें कि किस तरीके से उन्होंने ज्ञान की प्राप्त किया। उन दिनों भारत में सुलभ थे। उन पूर्ति हेतु उन्हें तांग शासकों की राजधानी चांग भारतवर्ष के लिए 229 ईस्वी के प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ भी लिखा। कौन? हैंसोंग ने, जिसका नाम है सीयूकी। आपसे पूछा जाएगा कि सीयूकी पुस्तक किसने लिखा है? तो हो जाएगा हैंसोंग। आपसे पूछाएगा हैंसोंग किसके शासनकाल में आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्यों आए? तो महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह को देखने के लिए और एवं जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। अगला देखिए आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? फहियान हैंसोंग। अभी हमने पढ़ा, आंसर क्या हो जाएगा? हैंसोंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो पीपीएससी ने। देखिए अगला यहाँ से कुछ पॉइंट है जो आपसे यहाँ से पॉइंट उठाया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति कब? बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति। देखिए बौद्ध धर्म के बहुत सारे संगति हुए। पहला 4 संगति हुए, पहला दूसरा और ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहे बौद्ध धर्म की चौथी संगति। तो बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 संगति ऐसे हुए, पहला, ठीक है, फिर दूसरा और यहाँ पे तीसरा और ये हो गया चौथा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कहाँ पे हुए थे? तो ऐसे याद कर लीजिए आप। आरवी से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और यहाँ कश्मीर, ये 4 जगह हुए थे। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर। अगर आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में, तो यहाँ पे ऐसे रखे थे एके और यहाँ पे एके। तो पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक और तीसरा हुआ था अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एके और एके आरबी पीके, ये हो गया शासक। ठीक है, ये शासक और ये हो गया आपका जगह। अगर ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म की चौथी क्या हो गया? कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन, कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलग्राम में हुए थे। शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। ठीक है, और कौन सा था? तो चौथा था और अंतिम भी था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र ने किया था। किसने? वासुमित्र। और अगर आपसे पूछे कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। चलिए अब बीपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो अभी हमने देखा था कि भैया ऐसा है कि कनिष्क क्या था? कनिष्क का था चौथा और ये अंतिम था। कनिष्क चौथा था और अंतिम, और कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, जो अभी वर्तमान में कश्मीर है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये कश्मीर। ठीक है, उस समय तो जम्मू और कश्मीर एक ही हुआ करता था, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा ये कि बौद्ध, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम, तो अभी आपको बताया प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे क्या थे? एके यानी कि अजातशत्रु। एके अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो पहला कौन हो जाए? अजातशत्रु कहाँ है? ठीक है, ये पूछा है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष। शासक नहीं पूछे थे, किस शासक के समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा कौन सा? महाकश्यप। इसको कैसे याद रखेगा? ऐसे मसा, ठीक है, मसी, ठीक है, मसी। ठीक है, तो पहला हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे महाकश्यप और उसके बाद यहाँ पे ये महाकश्यप हो जाएगा। महाकश्यप पहला,
चौथा हो जाएगा सी से सुमित्रा, ठीक है, वसुमित्र, वसुमित्र, सुमित्रा यानी कि सुमित्रा यानी कि वसुमित्र, सुमित्रा, ठीक है। और यहाँ पे अश्वघोष, अश्वघोष ये अध्यक्ष, अश्वघोष तो उपाध्यक्ष है, ठीक है। और ये माँ से हो जाएगा मुगलीपुत्र तिस, मुगलीपुत्र तिस, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा महाकश्यप। क्या हो जाएगा, महाकश्यप, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाकश्यप। देखिए, तो यहाँ पे पूछा है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष आप कैसा याद रखिए, देखिए अगर हम आपको शासक पूछे तो शासक के लिए मैंने आपको क्या बताया, शासक के लिए एक के, ठीक है, ये शासक के लिए था, यानी कि ये वाला प्रथम, ये प्रथम, ये आपका प्रथम, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा, ठीक है। एक के यानी कि अजातशत्रु, कालाशोक, और यहाँ पे देखिए अजातशत्रु, कालाशोक, और यहाँ पे अशोक और कनिष्क, ठीक है, अशोक और कनिष्क, ये क्या हो जाएगा, शासक काल, ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब आपसे जगह पूछे तो कैसे याद रखेंगे, ऐसे आर भी पी के, यानी कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। बट आपसे अध्यक्ष पूछे, क्या पूछे, हेड यानी कि अध्यक्ष, तो आप इसको ऐसा याद रखिएगा, मासा, ठीक है, कैसे याद रखिएगा, मासा, ठीक है, मासा मोसी, माँ से हो जाएगा महाकश्यप, स से हो जाएगा, से होगा सबाकामी, मो से होगा मोगलीपुत्तिस, और सी से हो जाएगा वासुमित्र। तो हमसे पूछा है कि भाई प्रथम, तो प्रथम कौन जगह, माँ से महाकश्यप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, याद रखिएगा। क्या याद करने के लिए मैंने बोला, माँ सा मो सी, ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। माँ से महाकश्यप, सा से सबाकामी, मौ से मोगलीपुत्र तिस, और सी से सुमित्रा यानी कि सुमित्रा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे क्या हैं, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट आपको ना हर किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, और आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया है। चलिए, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है। प्रथम बौद्ध महासभा के आयोजित कहाँ हुए, तो प्रथम मैंने आपको बता दिया था, याद कैसे करने के लिए, ऐसे आर भी पी के, आर से कौन सा है, राजगिरी, पहला, तो राजगिरी पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना आसान है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चंस कैसे पूछा है, ये वाला देखिए, करते हैं। कह रहे बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख दिए गए हैं, 1 और 2 में आप उसको नामांकित करें। जन्म यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया, कहाँ पर, बिहार में। प्रथम प्रवचन कहाँ, सारनाथ, ठीक है। और निधन कहाँ हो गया, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। तो अब देखिए मिला लीजिए कौन सा होगा, यहाँ पे पहला के साथ तीसरा, ये गलत हो गया, पहला के साथ दूसरा, ये गलत हो गया, पहला के साथ तीसरा, तो पहला के साथ तीसरा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है कुछ जो यहाँ से कुछ पॉइंट, ये एनसीईआरटी से मैंने पॉइंट उठाया और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने बनाया है। बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब, 35 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, ज्ञान की प्राप्ति हुई। पेपर पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो पीपल वृक्ष के नीचे। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण भी कराया है सम्राट अशोक ने। आपसे पूछा जाएगा कि जो बौद्धि मंदिर है, यानी कि बौद्ध गया में बौद्धि मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो हो जाएगा अशोक ने कराया। कब कराया, 3री शताब्दी में, यानी कि 3 BC में, 3री शताब्दी में। परंतु इसका वर्तमान 5वीं 6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, यानी कि सबसे पहले 3री शताब्दी में अशोक ने कराया था, उससे अभी 5वीं 6वीं में भी उसको कराया है मंदिर का पुनर्निर्माण। मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। किससे है, ईंटों से निर्मित है। 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध गया का जो बौद्धि मंदिर है यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर में लाया है, तो हो जाएगा 2002 में। चलिए अगला देख लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं, देखिए ये है। आपसे क्या पूछा है, बौद्ध गया में महाबौद्धि मंदिर का निर्माण किसने कराया, बनाया गया है, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, नहीं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर, बौद्ध गया, कहाँ है, बिहार। चलिए अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इस पॉइंट को देख लेते हैं। कह रहे नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ है एवं विश्वविद्यालय भी हैं, यानी कि नालंदा में एक विश्वविद्यालय है और यहाँ पे रेसिडेंट यानी कि आवासीय विद्यालय हुआ करता था, जो कि देश विदेश के लोग आकर के यहाँ पर रह करके ठहर करके पढ़ाई करते थे।
यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट, कहाँ है, राजगीर के निकट था। और इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव में जो दूर तक आज भी बिखरे हुए, इसको जो गिरा दिया गया था, मुस्लिम शासक ने इसको गिरा दिया था, ठीक है, मोहम्मद बिन खिलजी ने। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। आपसे पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय कब बना, तो 5 BC यानी 5वीं शताब्दी, ठीक, अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया, यानी कि आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, तो हो जाएगा कुमार गुप्त ने। बाद में बुद्धगुप्त, बाकी बहुत सारे लोगों ने इनको दान दिया। चलिए अब देखिए बीपीएससी ने इससे कैसे क्वेश्चंस बनाए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है, मौर्य नहीं, कुषाण नहीं, पालवंश नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है, जैसे कुमार गुप्त ने इसको स्थापित किया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिकित्सा के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, रसायन के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए। अगला आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा के नगर में आयोजित हुआ, तो देखिए अशोक काल, अशोक कौन सा हो जाएगा, मगध, पाटलिपुत्र, राजगीर नहीं होगा, पाटलिपुत्र। अशोक कब, ये तीसरा हुआ था, कब हुआ था, ये तीसरा अशोक के शासनकाल में, ठीक है, अशोक के शासनकाल में तीसरा हुआ था, कहाँ, पटनी। अगर आपसे पूछे इस समय अध्यक्ष कौन से, तो मोगलीपुत्र तिस, कौन, मोगलीपुत्र तिस, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे पूछा है कि अशोक के शिलालेख, जो शिलालेख को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, भाषा कौन सी थी, तो अभी हमने पहले देखा कि सबसे अशोक के जो शिलालेख है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया गया है, लेकिन कुछ ब्राह्मणी भी क्या है, कौन से, ब्राह्मणी लिपि का भी प्रयोग किया है, लेकिन जो ब्राह्मणी लिपि है कौन से, ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी, तो ये है ना, कोई पढ़ नहीं पाया था, लेकिन 1837 में सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, प्राकृतिक। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, और देख लीजिए कुछ प्रश्न है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। और आप सिर्फ बीपीएससी ने कहीं भी आप एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से देखने को आपको क्वेश्चंस मिल ही जाता है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिले और मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस छाँट कर आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। पिछली क्लास में जो हमने किया था उसको आज फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर, इसका भी आज हम रिवीजन कर लेते हैं। कह रहे भारत में पशुपालन, तो वही सेम क्वेश्चन है, कहाँ हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, क्वेश्चन आप इसका आंसर करिएगा। कह रहे हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो हम जानते हैं कि सामान्यतः लाल रंग के होता है, ठीक है। जो ये मृत भांड होते थे, यानी कि जो हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, वो दो तरीके के बनाते थे। एक तरीका तो वो था जो सिंपल तरीके से बनाया जाता था, दूसरा वो था जो उसमें से रेतीली रेत जो होता है, जो बालू है, बालू को मिट्टी में मिला करके फिर उसको पकाया जाता है, जिससे उसका कलर लाल हो जाता था, ठीक है। और अगर नीचे वाले भाग में बात करें तो वो काला कलर के नीचे करते, तो ऊपर लाल कलर का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कुछ यूँ हैं, ये सारे हमारा रिवीजन है जो हमने पिछले क्लास में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वहाँ पे पकी हुई ईंटों के इमारत बने हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा नगरी की लोथल, ये तो हम ये था पॉइंट, यहाँ पे अगला प्रश्न ये था, ठीक है। यहाँ पे क्या है अगला प्रश्न देखिए, करक निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो गुजरात में क्या है, लोथल है। कालीबंगा बोले तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अगर राखीगढ़ और बनावली बोले तो ये हो जाएगा कहाँ, हरियाणा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो अभी हमने देखा कि वो क्या हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो ये हो जाएगा कालीबंगा। कहाँ है, मेहरगढ़। कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। चलिए लोथल की बात करें तो ये हो जाएगा गुजरात में, समझिए। और धौलावीरा भी बोले तो ये भी हो जाएगा गुजरात में। धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ हैं, गुजरात में। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित, यहाँ के क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेराकोटा क्या है, तो मिट्टी की जो पकाए हुए बर्तन होते हैं उसी को टेराकोटा बोला जाता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिला है, तो ये आपके बनावली में। बनावली कहाँ है, हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या था, बनावली से हमें क्या मिला है, टेराकोटा। ये हमने पिछली क्लास में किया हुआ था, इसलिए आज हम रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम फटाफट कर रहे हैं। फिर आगे की आज हम और क्वेश्चंस करेंगे। कह रहे हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, महावीर स्वामी का जन्म हो जाएगा कहाँ, कुंडल ग्राम जो कहाँ है, ये वैशाली के नज़दीक में है। कहाँ पे, वैशाली के नज़दीक में कुंडल ग्राम, वहाँ पे स्वामी जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो वो हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी कहाँ है, तो ये राजगीर के निकट में है पावापुरी। अगर पावापुरी ना दे तो आप ऑप्शन राजगीर लगा दीजिएगा।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, इसका आप आंसर करिएगा। कह रहे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या होता है? जब महात्मा बुद्ध की देह त्याग यानी कि मृत्यु हो गए थे, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और ये कहाँ हो जाएगा? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में। अगर जिला पूछे तो हो जाएगा देवरिया जिला। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कह रहे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन का स्थान, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो जो धर्म चक्र परिवर्तन है, महात्मा गांधी का प्रथम उपदेश है, यानी कि उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। और सबसे पहले सारनाथ में महात्मा गांधी ने पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा कौन? उदयन। कौन? उदयन। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन करिएगा, कह रहे मगध का बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये हो जाएगा जीवक। ठीक, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि पिछले हमने किया था। चलिए आज के ये हमारा रिवीजन हो गया। चलिए आज हम